दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ की आम जनता को एक बड़ी राहत मिलने वाली है सौगात के तौर पर, जहां 100 ई बसों का संचालन 17 मार्गों पर राजधानी समेत भिलाई, दुर्ग समेत तमाम रूटों पर होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजधानी वासियों के लिए जल्दी 100 ई बसों की सुविधा मिलने वाली है, जहां केंद्र से ई बसों के लिए मिली अनुमति के बाद निगम ने संचालन के लिए रूट का चयन भी कर लिया है। जल्द ही नया रायपुर समेत भिलाई, दुर्ग तक नागरिकों को एसी वाली ई बसों की सुविधा मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने बसों की खरीदारी, संचालन, ऑपरेशन व केंद्र सरकार के तमाम बसों की खरीदी के लिए अब भुगतान संबंधित टेंडर भी जारी कर दिया है। आचार संहिता के खत्म होने का इंतजार चल रहा है। आचार संहिता खत्म होते ही प्रक्रिया पर तेजी से काम होगा। जल्द ही नागरिकों को सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। रायपुर नगर निगम इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र से जैसे जैसे निर्देश दिया जा रहा है उन पर तत्काल कार्यवाही भी की जा रही है। इस दिशा में बसों को ठहराने के लिए डिपो का प्रस्ताव भी केंद्रीय दल के निरीक्षण के बाद से तैयार कर केंद्र को भेज दिया गया है, इसका ड्राफ्ट बनाकर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एक सुनहरा अवसर दिया है छात्रों को, जहां विद्यार्थियों को हर महीने 5,000 रुपये तक की जो छात्रवृत्ति राशि है वो यहां पर देखने को मिलेगी। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मूल विज्ञान केंद्र यानी CBS में संचालित पंचवर्षीय एकीकृत MSc पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 1 जून से स्टार्ट होने वाली है और इस कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन 16 मई तक कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भरने की प्रक्रिया की सुविधा है। वेबसाइट पर पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी भी दाखिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कार्यालय में भी जाकर संपर्क किया जा सकता है। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की यहां पर अब बल्ले बल्ले होने वाली है। 10वीं के विद्यार्थियों साथ ही 12वीं के विद्यार्थियों को जो है 2-2 लाख रुपए की जो राशि है वो यहां पर इनाम के तौर पर मिलने वाली है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो इनाम राशि है देने जा रही है। ये राशि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जानी है। इस साल के नतीजों के बाद 10 होनहार विद्यार्थियों को ये राशि प्रदान करी जाएगी। इसी के तहत होनहार विद्यार्थियों से मंत्री लखनलाल देवांगन ने फोन करके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाई भी दी हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के टॉपर्स बच्चों को 1 लाख रुपए की नकद राशि और 1 लाख रुपए के लिए 2 पहिया वाहन क्रय करने को मिलेंगे। मंत्री ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा सभी 10 टॉपर्स को प्रोत्साहन स्वरूप 2-2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा और ये चेक उन्हें आचार संहिता के हटते ही दे दिया जाएगा। बिलासपुर में आधी रात को अचानक से ट्रैफिक सिग्नल जो है रेड हो गए। कांस्टेबल ने ट्रैफिक संभाला। 159 करोड़ रुपए के ITMS प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह फेल हो चुके हैं। दरअसल बिलासपुर जिले में गर्मी से वाहन चालकों को राहत देने के लिए दोपहर में व्यस्ततम चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद करके मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा है। वहीं 159 करोड़ के ITMS प्रोजेक्ट का आलम यह है कि रात में ट्रैफिक थाने के सामने चौराहे की सभी ट्रैफिक लाइटें रेड हो गई हैं। ये वाकया 9 मई की रात 7 बजे से 8 बजे के बीच का है। स्मार्ट सिटी के GM IT वाई श्रीनिवास का मानना है कि चौक चौराहे के कैमरे खराब हो जाने के कारण ऐसा हुआ, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। ट्रैफिक DSP संजय साहू ने बताया कि टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति में मैनुअली यातायात संचालित करने का विकल्प भी हमारे पास है। जहां भी ऐसी स्थितियां आती है तत्काल ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर लिया जाता है। नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के CO MD अमित कुमार ने बताया कि ITMS के तहत ग्रीन कॉरिडोर का एप्लीकेशन भी है, जिसके जरिए आपदा में किसी एम्बुलेंस को या फिर राहत पहुंचाने के लिए निर्दिष्ट वाहनों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाता है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से, जहां 5 साल के दरमियान में तकरीबन 700 करोड़ रुपए का पौधारोपण किया गया। कहीं पर 0 तो कहीं पर 10% ही पौधे जीवित हैं। 60% से कम तो जिम्मेदारों की भरपाई का नियम है, पर वसूली अभी भी 0 है। दरअसल प्रदेश में 5 साल में 700 करोड़ रुपए का पौधारोपण कर दिया गया है, पर ज्यादातर जिलों में ये योजना पूरी तरह फेल है। गाँव और जंगलों के मुहानों पर एक बार पौधा लगाने के बाद उसकी सुरक्षा और सूखने से बचाने के उपाय तक नहीं किए
जा रहे हैं। नतीजा 1-2 जिलों को छोड़कर 30% से कम पौधे ही पनप पा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो 10% भी पौधे नहीं पनप रहे, जबकि 60% से कम पौधे अगर पनपते हैं तो पौधारोपण को फेल माना जाता है। ये जानने के लिए कि कहाँ कितने पौधे जीवित हैं, वन विभाग 5 सालों में पौधों को ऑडिट कराता है। लक्ष्य से कम फलने फूलने पर नुकसान की भरपाई डीएफओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक के स्तर के स्टाफ से होनी है, लेकिन 10 साल में जिम्मेदारों से एक भी पैसा नहीं वसूला गया है। विभागीय कार्यवाही नोटिस जारी करने तक को है, लेकिन बिल्डर ने सरकारी पौधे काटे, 14 लाख रुपए का नोटिस दिया गया, 75,000 में सेटलमेंट हो गया। ये नवा रायपुर से सटा नवा गांव है। इस खाली जमीन पर तकरीबन 2015 वन विभाग का पौधारोपण हुआ था और इसी से सटे बिल्डर प्रकाश दावड़ा की जमीन है। ऐसे तमाम केसेस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर ये व्यापक स्तर पर घोटाले जो है आम कर्मचारी स्तर से लेकर के बड़े अधिकारी लेवल तक देखने को मिल रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय में 1 जून से प्रवेश की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसके लिए पोर्टल अंतिम तिथि निर्धारित नहीं कर पाया है। आवेदन लेकिन खोल दिए गए हैं। 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में प्रवेश से संबंधित तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रतिवर्ष महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 16 जून से प्रारंभ होती है। मौजूदा सत्र में भी इसी तिथि से प्रवेश की प्रक्रियाओं के शुरू होने का अनुमान है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसी माह शैक्षणिक कैलेंडर्स भी जारी कर दिए जाएंगे और इसके बाद महाविद्यालयों के द्वारा आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी जाएगी। प्रवेश प्रक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए इसके पूर्व रविशंकर विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। सीबीएस के लिए अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित की गई है, जबकि अन्य विषयों में आवेदन के लिए अंतिम तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रविशंकर विश्वविद्यालय के मूल विज्ञान केंद्र यानी सीबीएस में संचालित हो रहे पंचवर्षीय एकीकृत एमएससी पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 जून को आयोजित होगी और परीक्षा का आयोजन 1 जून को होगा, जहां प्रवेश परीक्षा के फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट prsu.ac.in पर जाकर भरे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हम कवर्धा विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बात कर रहे हैं, जो मंगलवार को जिला पंचायत पहुंचकर अपने जिला पंचायत सदस्य के पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि कवर्धा विधायक विजय शर्मा वर्ष 2020 में कवर्धा क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे, जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जिसके बाद यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री पद पर होने के कारण उन्होंने कवर्धा पहुंचकर जिला पंचायत की सदस्यता से जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट को अपना इस्तीफा सौंपा है, जहां जिला पंचायत के प्रतिनिधिगण व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि विजय शर्मा कवर्धा विधायक बनने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, गृह जेल एवं पंचायत मंत्री बनाए गए हैं। यही बड़ी वजह है कि उन्होंने अब जिला पंचायत सदस्य के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने इस्तीफे के पहले अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंचे और इस बीच इस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया इन्होंने। छत्तीसगढ़ में इस बार जनता मेयर का पद चुन सकती है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि नियम बदलने पर विचार करेंगे। कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाला पोसा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों के बाद अब इसी साल नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं। निकायों में बदलाव के साथ ही इस बार प्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव हो सकता है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसकी ओर इशारा किया है। इसी के साथ ही साव ने मंगलवार को रायपुर में मीडिया से बातचीत की, जिस बारे में इन्होंने जानकारी दी। नगरीय निकाय में अप्रत्यक्ष प्रणाली को बदला जाएगा क्या, इस सवाल के जवाब में साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद नगरीय निकाय चुनाव कैसे हो इस पर निर्णय करेंगे। सभी एंगल पर विचार करने के बाद ही इस पर कोई फैसला हमारी सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार करेगी। दरअसल 5 साल पहले तक जनता ही पार्षदों के साथ साथ मेयर का भी चुनाव करती थी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। उन्होंने जनता से हक से लेकर के पार्षदों को दे दिया था। इसके बाद जब एजाज ढेबर को महापौर चुना गया, तब भाजपा ने इसका विरोध भी किया था। रायपुर में आखिरी बार बलबीर जुनेजा ही अप्रत्यक्ष चुनाव से महापौर बनाए गए थे।
बीजापुर में 30 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है, जिस पर 9 नक्सलियों पर 39 लाख रुपए का इनाम घोषित है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां 30 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 9 नक्सली ऐसे हैं जिनके ऊपर 39 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इन सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ ही इनामी नक्सलियों के खिलाफ कई अपराधों में स्थायी वारंटी निकले हुए थे। सभी ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव, सीआरपीएफ डीआईजी एसके मिश्रा के सामने अपना आत्मसमर्पण किया है। जिन 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें से 9 नक्सलियों पर 39 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें से एक पर 18 स्थायी वारंटी और एक अन्य पर तकरीबन 6 साठिया वारंटी लंबित है और ये सभी पिछले 15 वर्षों से बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। पुलिस इनकी तलाश लगातार कर रही थी। दीपक बैज ने कहा कि सुकमा और पाटन साथ ही भिलाई में उपचुनाव तय है। भाजपा एक विधानसभा के संशय में फंसी है। दक्षिण में कोई भी उपचुनाव नहीं होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों के मतदान संपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं, जिन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सुकमा, पाटन और भिलाई विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। दरअसल दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा एक विधानसभा के संशय में फंसी है, नहीं लगता है कि वहां कोई उपचुनाव होगा। दरअसल भाजपा ने रायपुर के दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का टिकट दिया है। बीजापुर में नक्सल हमले पर दीपक बैज ने कहा कि पीडिया में हुए सुरक्षा बलों की मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुठभेड़ में कई ग्रामीण मारे गए हैं। कांग्रेस ने इस घटना की जांच कराने का निर्णय किया है। और अब खबर सूरजपुर से आ रही है, जहां एक तेज रफ्तार कार घर में जा घुसी, जहां 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ड्राइवर और बाहर खाट में बैठी महिला ने अपना दम तोड़ दिया, जिनमें से 6 लोग भी घायल हुए हैं गंभीर रूप से। सूरजपुर में मंगलवार रात को तेज रफ्तार कार रिंग रोड किनारे स्थित घर में जा घुसी। हादसे में घर के बाहर खाट पर बैठी महिला और ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई। वहीं महिला के साथ साथ बैठे 2 बच्चे और कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा नमदगिरी इलाके का है। परशुराम मंदिर के पास तकरीबन 8:30 बजे रात को ये टक्कर इतनी खतरनाक हुई कि कार पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। 42 साल की महिला और चालक ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं जिस महिला की मृत्यु हुई है, उसके बच्चे के हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। अहाते के मामले में भाजपा ने एक बड़ा घोटाला किया, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह दावा करते हुए कहा कि कोंटा, पाटन और भिलाई में उपचुनाव तय है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावे के साथ कहा है कि कोंटा, पाटन और भिलाई में उपचुनाव होना तय है, क्योंकि यहां से कांग्रेस विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर संसद जा रहे हैं। दरअसल बैज ने कहा कि बीजापुर के पीडिया में हुई मुठभेड़ पर गाँव वालों ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं अहाते के मामले में भाजपा पर बड़ा घोटाले का आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि अहाता के मामले में एक बड़ा घोटाला भाजपा ने किया है। अब 59 अहाता का टेंडर एक ही मिल से भरा गया है। सरकार बनते ही शराब का रेट बढ़ाया और अब एसी अहाता बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को लूट रहे हैं। बैज ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि शराबबंदी करने की बजाय चुनाव से पहले केवल आरोप प्रत्यारोप किए। शराब के बदले जनता की गाढ़ी कमाई अब भाजपा खाना चाहती है। ये तमाम आरोप लगाते हुए इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कही। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और इसके बाद सीएम साय की ओडिशा और झारखंड में डिमांड हो चुकी है। भूपेश बघेल रायबरेली में भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता दूसरे प्रदेशों के चुनाव प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा और झारखंड की काफ़ी डिमांड पर हैं, जबकि वहां पर तकरीबन 10 से ज़्यादा रोड शो और सभाएं भी कर चुके हैं। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपना वोट मांग रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। 4 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब 3 चरणों में 164 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वहां के नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को कई राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में 17 चुनावी जनसभाएं और रैलियां कर चुके हैं। साय बुधवार को एक बार फिर से ओडिशा, सुंदरगढ़, बरगढ़ और बलांगीर के चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस नेता हत्याकांड को लेकर बैज ने टारगेट किलिंग की तुलना की, जहां पीसीसी चीफ ने कहा कि भाजपा सरकार स्पष्ट करे नारायणपुर में बाइक सवारों ने यहां पर गोली मारी थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की सोमवार रात को जो है गोली मार कर दी गई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। मंगलवार को उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तुलना भाजपा के टारगेट किलिंग आरोपों से की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में कहा कि पार्टी बैस के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने भाजपा नेता की हो रही है ये बातें कही। दरअसल अब बात भाजपा सरकार हमारे यह स्पष्ट करे कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। चाकूबाजी, अपहरण और इन तरह की तमाम दुष्कर्म की घटनाएं जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने अपराध का गढ़ बना दिया है। जानकारी के मुताबिक विक्रम बैस जिला मुख्यालय के बखरूपारा स्थित अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे और इसी दौरान बाइक सवार पहुंचे और विक्रम पर एक एक करके एक के बाद एक 3 गोलियां जो है दाग दी गई। इसके बाद हत्यारे भाग निकले। फायरिंग में बैस की मौके पर ही मौत हो गई और ये तमाम तरह के अब जो है आरोप दीपक बैज ने भाजपा पर लगाते हुए उनसे सवाल के जवाब तलब किए, जो है जवाब मांगे हुए हैं।